The topic of this video is gases. This is also a state of matter. गैस एक कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है जिसमें कोई भी डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता है। गैसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला, ये एक्सपांड होते हैं और जो भी कंटेनर है उसका शेप और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। गैसेस इजीली कॉम्प्रेसिबल होती हैं। गैसेस जो हैं जिस भी कंटेनर में होती हैं उसके वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं सभी डायरेक्शंस में। गैसेस एक दूसरे के साथ किसी भी प्रपोर्शन में होमोजीनस मिक्सचर्स फॉर्म करती हैं। इनको डिफाइन कर सकते हैं उनके वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में। तो वॉल्यूम जो होता है गैस का वो होता है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जिसमें वो गैस कंटेन्ड है और इसको एक्सप्रेस करते हैं लीटर्स या मिलीलीटर्स में। प्रेशर जो होता है गैस का वो है फोर्स एक्सर्टेड बाय इट्स मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। जिस सरफेस एरिया के साथ गैस कॉन्टैक्ट में होती है उस सरफेस के यूनिट एरिया पे उसके मॉलिक्यूल्स जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो उस गैस का प्रेशर होता है। उसको मेजर कर सकते हैं मर्क्यूरी मैनोमीटर से। और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो मेजर होता है बैरोमीटर की हेल्प से। तो प्रेशर ऑफ एयर जो 760 मिलीमीटर एचजी का कॉलम सी लेवल पे सपोर्ट कर सकती है उस प्रेशर को बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। यूनिट जो है प्रेशर का इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर ऑफ एचजी या मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इसको टॉर भी बोलते हैं। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर एचजी एंड दैट इज इक्वल टू 1 टॉर। एसआई यूनिट जो है प्रेशर का वो है पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये हो गया प्रेशर। अब गैस का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में भी मेजर कर सकते हैं, बट जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का वो है डिग्री के या केल्विन स्केल। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब भी हम डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर होता है उसमें 273 अगर ऐड करते हैं तो हमें केल्विन स्केल में टेम्परेचर मिल जाता है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लास्ट है नंबर ऑफ मोल्स एन। नंबर ऑफ मोल्स एन जैसे हम किसी भी सब्सटेंस के लिए मेजर करते हैं वैसे ही गैसेस के लिए होता है। एन इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस सैंपल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो ये गैसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जनरली वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं गैसेस को। देन कुछ लॉज हैं गैसेस के लिए। सबसे पहला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो होता है एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से। तो जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से। या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम हो सकते हैं, ये फाइनल प्रेशर वॉल्यूम, या ये कोई एक गैस और ये दूसरी गैस। देन चार्ल्स लॉ बोलता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम जो होता है एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। या V1/T1 इक्वल टू V2/T2। देन कम्स गे-लुसाक्स लॉ। ये बोलता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर जो होता है एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। तो जब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं तो गैस का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। या P1/T1 इक्वल टू P2/T2। उसके बाद आता है एवोगैड्रोज लॉ। ये स्टेट करता है कि वॉल्यूम जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट हैं उस सैंपल में कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो गैस का वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स से। तो V1/N1 इक्वल टू V2/N2। यानी वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल से ही गैसेस को पूरी तरह से कैरेक्टराइज किया जाता है। कोई एक दो कंडीशंस अगर कांस्टेंट हैं तो बाकी जो कंडीशंस हैं वो एक दूसरे से प्रोपोर्शनल रहेंगी। अब अगर हम ये सारे गैस लॉज को कंबाइन करें तो हमें मिलता है एक आइडियल गैस इक्वेशन। बॉयल्स लॉ बोलता है कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं। एवोगैड्रोज लॉ के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल से जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर ये तीनों लॉज को हम कंबाइन कर दें एज अ सिंगल लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P, इसको बोलते हैं आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैसेस इस लॉ को फॉलो करते हैं। इसको हम स्टेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम जो है एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके नंबर ऑफ मोल से और एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से। अब अगर हम इस इक्वेशन में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, तो ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा V इक्वल टू RNT अपॉन P या PV इक्वल टू NRT। जो यूनिट्स होते हैं इस गैस कांस्टेंट R के, ये डिपेंड करते हैं कि हम किन यूनिट्स में प्रेशर और वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर रहे हैं। टेम्परेचर हमारा हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन स्केल में होता है। तो ये जो R है इसकी वैल्यू होगी 0.821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री जब हम प्रेशर को एक्सप्रेस करेंगे एटमॉस्फेयर्स में और वॉल्यूम को एक्सप्रेस करेंगे लीटर्स में। R की वैल्यू होगी 8.3214 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स पर मोल पर डिग्री जब प्रेशर एक्सप्रेस होगा डाइन्स पर सेंटीमीटर क्यूब में और वॉल्यूम एक्सप्रेस होगा सेंटीमीटर क्यूब में। देन और एक लॉ है जिसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में हर एक कंपोनेंट जो है गैस का वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, और एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्ट होता है हर एक गैस से उसको बोलते हैं उस गैस का पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इट स्टेट्स दैट कि टोटल प्रेशर जो होगा एक मिक्सचर ऑफ गैसेस का वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट। तो समझो अगर 3 गैसेस प्रेजेंट हैं 1 2 3, P1 P2 P3 उनके पार्शियल प्रेशर्स हैं, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा उस गैस के मिक्सचर का P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी टोटल प्रेशर किसी भी गैस के मिक्सचर का होता है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कॉम्पोनेंट गैसेस जिनसे वो मिक्सचर बना है, और यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। तो ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। उसके बाद और एक लॉ है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जब भी हम दो गैसेस को कांटेक्ट में रखेंगे तो वो स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाते हैं क्योंकि एक गैस के मॉलिक्यूल्स दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स में मूव होने लगते हैं। ये जो प्रोसेस होती है गैसेस के मिक्सिंग की रैंडम मोशन की वजह से, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो एक साइंटिस्ट है थॉमस ग्राहम, ही ऑब्जर्व दैट कि मॉलिक्यूल्स जिनके मासेस छोटे होते हैं वो हैवी मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज़ होते हैं। इसको बोलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यानी ये क्या स्टेट करता है कि अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हों तो रेट्स ऑफ डिफ्यूजन जो होते हैं डिफरेंट गैसेस के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मासेस के स्क्वायर रूट से। जितना हैवी मॉलिक्यूल होगा उतना स्लो डिफ्यूज़ करेगा, जितना लाइट मॉलिक्यूल होगा उतना फास्ट डिफ्यूज़ करेगा। तो R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M1 अंडर रूट ऑफ M2, जहाँ पे R1 R2 क्या है गैसेस 1 और 2 के रेट ऑफ डिफ्यूजन, और M1 M2 गैसेस 1 और 2 के मॉलिक्यूलर मासेस। यानी जब भी हम गैसेस को एक कांटेक्ट में रखते हैं दो गैसेस को तो वो स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं क्योंकि एक गैस के मॉलिक्यूल्स दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स में मूव होते हैं, और जो ये मूवमेंट है रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है उनके मॉलिक्यूलर मासेस पे। जितने कम छोटे हल्के होंगे मॉलिक्यूल्स उतने फास्ट डिफ्यूज़ होंगे कंपेयर टू द हैवी मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज़ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये हो गए गैसेस के लिए कुछ लॉज। देन आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस क्या होते हैं। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं हम कंसिडर करते हैं कि उनमें कोई भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते हैं, लेकिन जो रियल या एक्चुअल गैसेस होते हैं वो जनरली आइडियल बिहेवियर से डिविएट होती हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर गैसेस के मॉलिक्यूल्स में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो वो गैसेस होती हैं आइडियल गैसेस। लेकिन अगर उनके मॉलिक्यूल्स में एक दूसरे में अट्रैक्शन होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती हैं, तो गैसेस धीरे धीरे
आइडियल बिहेवियर से डिविएट होने लगती हैं, ऐसे गैसेस को बोलते हैं रियल या एक्चुअल गैसेस, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। और जो डिविएशन होता है आइडियल बिहेवियर से, ये सिग्निफिकेंट हो जाता है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए। ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस लॉ को ओबे करती हैं, लेकिन अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो या टेम्परेचर बहुत लो हो जाए तो ये गैसेस में के मॉलिक्यूल्स में आपस में इंटरेक्शंस होने लगते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाती हैं और आइडियल बिहेवियर से डिविएट करती हैं। और एक्सटेंट टू विच द रियल गैसेस डिविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ये एक्सप्रेस होता है एक न्यू पैरामीटर के टर्म्स में, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको एक्सप्रेस करते हैं एज z इक्वल टू PV अपॉन RT। तो ये है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो इंडिकेट करता है एक्सटेंट ऑफ डिविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। और डिविएशंस जो हो रहे हैं आइडियलिटी से, उनको एक प्लॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, PV/nRT वर्सेस P। तो यहाँ पर यू कैन सी कि आइडियल गैस जो है इसका स्लोप जो है वो 0 है, तो यहाँ पे z की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे जो आइडियल गैस है वो प्रेशर या टेम्परेचर से उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, और एक ये स्ट्रेट लाइन यील्ड करती है एक्स एक्सिस से जो पैरेलल होती है। और रियल गैसेस, ये सारे जो ग्राफ्स दिख रहे हैं, कर्व्स दिख रहे हैं, ये रियल गैसेस के हैं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं देते हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। बेसिकली अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो गैस आइडियल गैस है, आइडियल गैस लॉ को फॉलो करेगी। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस अगर बढ़ने लगें हाई प्रेशर या लो टेम्परेचर्स पे, तो गैसेस आइडियल बिहेवियर से डिविएट करने लगते हैं। देन और एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी होती है गैसेस की। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन इन 1859 इन्होंने एक मैथमेटिकल थियरी डेवलप की थी आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो थियरी है ये बेस्ड है इस कंसेप्ट पे कि गैस जो है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है, जो कि पर मोशन में होते हैं, विच आर इन कांस्टेंट परपेचुअल मोशन। और इसीलिए ये जो थियरी है इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव होते हैं कॉन्स्टेंटली, यानी विच इज़ टर्म्ड एज मूवमेंट को लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं काइनेटिक। तो ये जो थियरी है ये कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। सबसे पहला अजम्पशन है कि गैस में बहुत ही स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल, और ये कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं हाई वेलोसिटीज़ के साथ। हर एक गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हाई वेलोसिटी के साथ कॉन्स्टेंटली रैंडमली मूव होते रहते हैं। ये पहला अजम्पशन है। दूसरा अजम्पशन है कि गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं, नहीं के बराबर। तीसरा, प्रेशर जो होता है गैस का वो होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्राइकिंग होता है कंटेनर्स के वॉल पे, उसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। फोर्थ अजम्पशन है इस थियरी का कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैस के केल्विन टेम्परेचर से। केल्विन टेम्परेचर अगर कम होता है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। तो ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी है ये गैसेस के मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है और ये कुछ इन अजम्पशंस पे बेस्ड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी जो भी गैसेस ये सारे अजम्पशंस को फॉलो करते हैं, कंफर्म करते हैं, तो वो वाली गैसेस को हम बोलते हैं आइडियल गैसेस, और जो गैसेस इन अजम्पशंस को, इस थियरी को फॉलो नहीं करती हैं, उनको बोलते हैं नॉन आइडियल या रियल गैसेस। सो दिस इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस। और एक प्रॉपर्टी होती है गैसेस की, दैट इज़ लिक्विफैक्शन। टेम्परेचर को लो करके या प्रेशर को बढ़ा के गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। नाउ ये कैसे होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अगर हम टेम्परेचर को लो करें तो लोअर टेम्परेचर पे उनकी काइनेटिक एनर्जी लूज़ होती है, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करते हैं। उसकी वजह से उनका मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाता है और
उनके आपस के अट्रैक्शंस बढ़ते हैं, वो अट्रैक्ट होने लगते हैं, अट्रैक्शंस की वजह से एग्रीगेट होने लगते हैं। तो मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे हैं, मतलब गैस क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। जब मॉलिक्यूल्स दूर है तो वो गैस है, मॉलिक्यूल्स अगर पास आने लगेंगे, एग्रीगेट होने लगेंगे, तो गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। तो यानी टेम्परेचर कम करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी लूज़ होती है, जिससे उनका मूवमेंट स्लो हो जाता है, उनके अट्रैक्शंस बढ़ते हैं और वो आपस में एग्रीगेट होने लगते हैं और गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सेम इफ़ेक्ट होता है अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो। प्रेशर इंक्रीज़ होता है अगर कंप्रेशन होता है गैस का, प्रेशर इंक्रीज़ होता है, फिर से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोज आते हैं और आपस में कोएलेस होने लगते हैं और एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब तक मॉलिक्यूल्स दूर हैं वो गैस है, जब मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी। ये जो फिनोमिनन होता है एक गैस के लिक्विफैक्शन का, इसको यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ड्रग डिलीवरी इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल्स। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में एरोसोल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गैशियस स्टेट ऑफ मैटर। कुछ गैसेस जो हैं उनको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, क्या क्या लॉज फॉलो करते हैं, आइडियल और रियल गैसेस होते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियोरी को फॉलो करने वाली आइडियल गैस होती हैं, डिविएट होने वाली लेयर गैस होती हैं, और गैसेस जो हैं उनको हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं। नाउ और एक टर्म है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये बेस्ड है कि एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है या वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो एयर भी एक गैस है, वाटर वेपर भी एक गैशियस स्टेट है वाटर की, तो इसलिए हम इस टर्म को भी गैसेस के साथ ही कंसिडर कर रहे हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ये है मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर या मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है एयर में कंपेयर टू कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वो एयर अब्सॉर्ब कर सकती है सेम टेम्परेचर पे, और इसको एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज, यानी कितना वाटर या मॉइस्चर या वाटर वेपर प्रेजेंट है और कितना वाटर या मॉइस्चर या वाटर वेपर वो गैस एब्सॉर्ब कर सकती है मैक्सिमम सैचुरेशन लिमिट तक सेम टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टर्म्स में। तो जब एयर कुछ भी और मॉइस्चर अब्सॉर्ब नहीं कर सकती है, इसका मतलब वो फुल्ली सैचुरेटेड है मॉइस्चर से, तो उसको उस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है 100%। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ एक्चुअल, और हम यहाँ पे मॉइस्चर के वेट को कंसिडर नहीं करते हैं, पार्शियल प्रेशर को कंसिडर करते हैं, क्योंकि मॉइस्चर या वाटर वेपर जो है वो भी एक गैशियस फॉर्म है, तो उसको हम वेट के बजाय पार्शियल प्रेशर से एक्सप्रेस करेंगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ एक्चुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट सैचुरेशन, यानी ये रेशो है एक्चुअल वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट द सैचुरेशन लेवल मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो अमाउंट, और यहाँ पे टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर होल्ड कर सकती है वो इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर के साथ। तो अगर मैक्सिमम अमाउंट जो एयर होल्ड करेगी वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होगा, यानी ये डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होती है इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ, क्योंकि एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होने लगती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। मोस्ट कॉमन हाइग्रोमीटर्स हैं वेट और ड्राई बल्ब साइक्रोमीटर्स। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का नॉलेज हमारे लिए फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमिडिटी का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है रॉ मटेरियल्स और फिनिश प्रोडक्ट्स दोनों की स्टेबिलिटी पे। कुछ मटेरियल्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं, तो अगर रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट कोई हाइग्रोस्कोपिक है तो ह्यूमिडिटी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस और प्रोसेसेस होती हैं वो भी इन्फ्लुएंस होती हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। थर्ड, ह्यूमिडिटी की जो कंडीशंस होती हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो भी लोग या पर्सनल फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग एरियाज़ में वर्क कर रहे हैं उनके कंफर्ट लेवल पे। इसीलिए आप अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग यूनिट को विज़िट करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे टेम्परेचर के भी कंट्रोल्स होते हैं और साथ में ह्यूमिडिटी के भी कंट्रोल्स होते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन किया जाता है प्रोसेसिंग एरियाज़ में, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के हम मटेरियल्स से डील कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं,
और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके कंफर्ट लेवल से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो।